अमेरिका के धरती से जोहार दोस्तों। अगर आप अमेरिका में या दुनिया के किसी भी हिस्से में पढ़ाई करना चाहते हैं और आपके पास पैसा नहीं, आपको लगता है कि पैसा रुकावट है, तो आज के इस वीडियो में मेरे साथ में मेरा एक बहुत प्यारा दोस्त अशोक है, जो कि स्कॉलरशिप मिला था इसको नीदरलैंड में पढ़ने जाने के लिए। तो इंडिया में स्कॉलरशिप जो मिलता है स्टडी अब्रॉड करने के लिए, जो हायर एजुकेशन है उसके लिए, जिसमें आपको कोई भी पैसा पॉकेट से लगभग नहीं देना पड़ता है, सारा पैसा खाने पीने का, रहने का, पढ़ाई का, वो इस स्कॉलरशिप के थ्रू कवर हो जाता है। तो बहुत सारे दोस्तों ने बहुत लंबे समय से पूछा था कि स्कॉलरशिप के बारे में वीडियो बनाना, तो मैं इंतजार कर रहा था समय का, सही समय का, तब कि जब अशोक यहाँ पर आएंगे। अशोक बहुत रिसर्च करता है इस बारे में और खुद वो स्कॉलरशिप इसको मिला था। इसके अलावा वो रिसर्च भी करता है कि किसको मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है, कौन से स्टेट में कितने स्टूडेंट को मिला है या नहीं मिला है। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जानकारी से भरपूर होने वाला है, खासकर उनके लिए जो यहाँ अमेरिका में या विदेशों में कहीं पर भी जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, खासकर जो गरीब तबके से आते हैं उनके लिए। तो चलिए फिर, अभी फिलहाल वैसे यहाँ अमेरिका के मेरे शहर बॉस्टन में हो रही है जम के बारिश, और हम इस वीडियो को बनाने वाले थे यूनिवर्सिटी में जाके। हमारे घर के पास में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है और कल अशोक जो है वो अपना घर वापस चला जाएगा नीदरलैंड, हमारे साथ में अभी रुका हुआ है। तो शायद ये वीडियो यूनिवर्सिटी में जाके नहीं बनाएंगे, बारिश हो रही है तो इधर थोड़ा सा बारिश में बाहर और थोड़ा सा घर के अंदर बैठ के बनाएंगे। तो चलिए फिर सीधा टॉपिक पे आते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो सीरीज का 2 भाग होगा। पहले पार्ट में हम अशोक की यात्रा को समझेंगे कि उसका क्या बैकग्राउंड रहा है, कैसे वो नीदरलैंड पहुंचा और अब अपना पीएचडी अमेरिका में करने वाला है, वो भी एक ऐसे घर से आता है बहुत हम्बल बैकग्राउंड से, तो उसके बारे में। और दूसरा जो इसका हिस्सा होगा वीडियो का, वो होगा भारत के अंदर में किस टाइप का स्कॉलरशिप अवेलेबल है और किस टाइप का स्कॉलरशिप किसको मिल सकता है। तो चलिए फिर सीधा पहला जो भाग है उसको शुरू करते हैं। घर के अंदर थोड़ा सा अभी अंधेला है और जो ये घर का लाइट होता है ठीक से दिखता नहीं है, लाइट वेट फिट किया है, हम कोई एक्सपर्ट है नहीं। आते हैं टॉपिक पे, और अशोक हमारे साथ में है। अशोक नीदरलैंड से यहाँ पर आया हुआ है। अशोक के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ, बाकी आगे इस वीडियो में बातचीत होगी पूरे डिटेल में, इसीलिए आप पूरे आखिरी तक देखना वीडियो को, बहुत ज़रूरी जानकारी आपको मिलेंगी। वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन जितना छोटा हो उतना छोटा रखने की कोशिश करेंगे। तो अशोक ओरिजिनली तेलंगाना से है, एक बहुत छोटे से गांव से। वहाँ से गांव में उसने पढ़ाई किया, तेलुगु मीडियम में पढ़ाई की, आगे फिर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में पढ़ाई की, फिर वहाँ से उनको स्कॉलरशिप मिला मास्टर की पढ़ाई करने के लिए नीदरलैंड में। ये अपने मास्टर की पढ़ाई अभी पूरी कर चुके हैं, जॉब के लिए देख रहे हैं, साथ ही साथ ये पीएचडी के लिए भी। तो कई सारे पीएचडी के प्रोग्राम है यहाँ अमेरिका में जहाँ पर ये आने की कोशिश कर रहे हैं, एंड इंशाअल्लाह होपफुली कि उसको यहाँ भर्ती मिल जाए, तो मिलना जुलना होता रहेगा। तो अशोक, वेलकम टू मेरे चैनल में। और बहुत दिनों से हम चाह रहे थे कि तुम आओ, पिछले बार भी तुम आए थे तो नहीं हो पाया था। तो तुम थोड़ा सा बताना अपने बारे में, जो भी दर्शक देख रहे होंगे छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और छोटे छोटे गांवों से जो भी जुड़े दोस्त हैं उनके लिए। ने मुझे पहले बताया था कि आपने तेलुगु मीडियम में पढ़ाई की थी। तो एक सवाल जो बहुत लोग पूछते हैं गाँव के, वो ये है कि क्या इंग्लिश जानना जरूरी है विदेश में पढ़ने जाने के लिए? तुम्हारा अनुभव, व्यक्तिगत अनुभव कैसे था कि तुमने कहाँ तक पढ़ाई की, कौन से मीडियम से, और फिर स्कॉलरशिप पाने तक की जर्नी थोड़ा सा अगर बता सको। तो मैं क्लास 8 तक तेलुगु मीडियम में पढ़ा हूँ। उसके बाद 8वीं कक्षा के बाद 9th क्लास में इंग्लिश मीडियम में चेंज हुआ, क्योंकि जब तेलुगु मीडियम से इंग्लिश मीडियम में गवर्नमेंट स्कूल का भी चेंज हो रहा था, गवर्नमेंट पर्टिकुलरली आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट जब कर रहा था, तो उसी तरह में इंग्लिश में ज्वाइन तो हो गया। बट लेकिन ज़्यादातर आप सभी लोगों को पता है कि इंग्लिश मीडियम बोला जाता है, बट इंग्लिश में ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया जाता है उधर, मतलब पढ़ाई नहीं होता है ज़्यादा। तो वैसा ही मेरा भी पढ़ाई हुआ। उसके बाद मुझे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में एडमिशन मिला, बैचलर ऑफ सोशल साइंस में। तो मैं हैदराबाद में ज्वाइन हुआ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। उसके बाद मैं थोड़ा आईआईटी भी मिला मुझे मास्टर्स के लिए। तो आईआईटी में मुझे उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा, क्योंकि मैं जो बैचलर्स कोर्स किया टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में, वो थोड़ा बहुत अच्छा था, रिसर्च ओरिएंटेड था, तो उसके उतना मुझे मास्टर्स कोर्स नहीं लगा। तो मैं ड्रॉप आउट करके फिर मैं नरेगा का ऊपर जो ऑर्गेनाइजेशन थिंक टैंक काम कर रहा था उसके साथ किया, लिपटेक इंडिया बोल के। उसके बाद मैं स्कॉलरशिप अप्लाई किया, नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप फॉर एसटी, जो आदिवासी स्टूडेंट्स के लिए मिलता है, ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए। उसको अप्लाई किया 2019 में। कोविड हो गया था तो इंटरव्यू सब कुछ डिले हुआ। फिर 2021 में मैं
मास्टर्स कोर्स नेदरलैंड्स में ज्वाइन हुआ। तेलुगु मीडियम से जब आप शिफ्ट किए थे, वैसे एक और बात कि अशोक जो है वो एक गांव से तो आता ही है, फैमिली गांव से है। तुम्हारा थोड़ा सा जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड था, अगर उसके बारे में बता सको, अगर कंफर्टेबल लगता है तो, वो कैसे था? क्योंकि वो भी जो इसको देख रहे हैं ज्यादातर वो छोटे गांव, छोटे शहर के लोग ही हैं, तो उनको भी लगे कि शायद क्या ये उनके लिए पॉसिबल है। तो आई थिंक अगर तुम थोड़ा सा बता सको कैसे था तुम्हारा फाइनेंशियल बैकग्राउंड। तो फाइनेंशियल बैकग्राउंड में जब मैं स्कूल में था, ज़्यादातर तो ज़मीन नहीं था। मेरा बोथ पेरेंट्स ऐसा नहीं है कि कोई कुछ ज़्यादा पढ़ाई की है। मेरा फादर पढ़ाई किया है क्लास 7 तक। दिक्कतें थी, मतलब जो फाइनेंशियल की बात किया जाएगा तो दिक्कतें थी। रेजिडेंशियल स्कूल सेटअप में पढ़ लिया था। और उसका मतलब क्या होता है? तो तेलंगाना में ज्यादातर रेजिडेंशियल स्कूल्स है एसी एसटी स्टूडेंट्स के लिए, तो उसमें एडमिशन का थ्रू फ्री में रहता है। वो फ्री में रहता है। वैसे बाकी लोगों के लिए जो दूसरे राज्य से है, मुझे लगता है इसीलिए एजुकेशन के मामले में हम सबको इकट्ठा होने की जरूरत है और सरकार से सवाल करने की कि हैदराबाद में, तेलंगाना में ज्यादातर जिले हैं, उसमें डिस्ट्रिक्ट में रेजिडेंशियल स्कूल है जहां पर आपको पढ़ने लिखने का एससी स्टूडेंट के लिए फ्री में होता है पढ़ाई। तो ये अच्छा सिस्टम है, क्योंकि ऐसा सिस्टम जो है फिर वो ऐसे स्टूडेंट पैदा करता है ना कि वो एक दिन कहीं पहुंच सकता है अपने हुनर के बल पर। तो बाकी राज्यों में नहीं है, वहां के लिए लोगों को इकट्ठा होकर लड़ने की जरूरत है। बाकी फिर से आते हैं तो ये भी अशोक जैसे कि बताया एक हम्बल बैकग्राउंड से है, तेलुगु मीडियम से पढ़ाई की थी, फिर अंग्रेजी में शिफ्ट हुआ था और फिर इसने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से पढ़ाई की थी। इसमें एक और जरूरी बात जानने के लिए आपके लिए है ये कि जरूरी नहीं है कि आपका बैकग्राउंड साइंस का हो। लोगों को लगता है कि सिर्फ साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिसिन वाले ही आगे बढ़ सकते हैं एजुकेशन के मामले में, लेकिन ऐसा नहीं है। ये खुद आर्ट बैकग्राउंड से हैं अशोक, इसीलिए इस वीडियो में अशोक को रहना जरूरी था कि एक गरीब, वो भी एक आदिवासी परिवार से है ये। और आपने तो इमेजिन नहीं करते ना, ज्यादातर जो एक ही कम्युनिटी के, एक ही जाति के लोग हैं, उन्हीं लोगों को ज्यादा स्पेस मिल पाता है। तो आते हैं टॉपिक पर फिर से। तो आपने जब 12वीं पढ़ाई की, अपने बैचलर्स किया टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से, उसके बाद सबसे पहले कैसे आपको पता चला इस स्कॉलरशिप के बारे में कि ऐसा कोई स्कॉलरशिप है? किससे सुना था? तो मैं ये स्कॉलरशिप का बारे में बोलने से पहले मैं बोलूँगा कि मैं फाइनल ईयर में था जब मैं अप्लाई करना चाहता था बाहर। बट अप्लाई करना मतलब थोड़ा डिफिकल्ट है, बट लाइक ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है। तो मैं अप्लाई करना चाहता था, बट लाइक मैं सोच रहा था कि बहुत महंगा पड़ेगा। तो मुझे ज़्यादातर ये स्कॉलरशिप पता ही नहीं था, बिल्कुल मुझे खुद ही पता नहीं था कि मैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में ऑलमोस्ट 3 साल कंप्लीट कर रहा था मैं, बट फिर भी मुझे पता नहीं था। और टीचर्स भी सपोर्ट कर रहे थे कि अप्लाई करो मतलब बाहर अप्लाई करो बोल के। तो स्कॉलरशिप का जब डिफ़िकल्टी हुआ, एक टाइम हमारा जो वो भी ट्राइबल बैकग्राउंड से आता है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहा था टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में, अभी भी कर रहा है। तो वो मुझे भेजा है कि ये स्कॉलरशिप निकला है, अप्लाई करो। तो मैं मेरा डिग्री ख़त्म होने के बाद अप्लाई किया। आसपास सितंबर में अप्लाई किया, मैं सितंबर 2019 में अप्लाई किया। तो फिर वो मुझे बताया कि फरवरी में लास्ट वीक में मुझे बताया है कि आप शॉर्ट लिस्ट हुआ हो इंटरव्यू के लिए, दिल्ली में आना पड़ेगा। तो मुझे एक टीचर बताया है, वो न्यूज़पेपर में देखा है, और वो भी बेनिफिशियरी था जो ट्राइबल बैकग्राउंड से था। मुझे लगता है ये बड़ी बात है, जैसे जिसने आपको बताया, या फिर ऐसे लोग होते हैं जो आपको अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताते रहते हैं और वो उनकी भूमिका बहुत बड़ी होती है हमारे जीवन में। तो ये तो अशोक की यात्रा थी वहां तक पहुंचने की, फिर उसको स्कॉलरशिप मिला, स्कॉलरशिप इसको मिला तो फिर नीदरलैंड जा पाया, नीदरलैंड में मास्टर की पढ़ाई खत्म कर चुका है। तो अब बात करते हैं ये स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में। तो ये जो स्कॉलरशिप स्कीम है, जो कि केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा हर साल लिमिटेड स्टूडेंट्स को मिलता है, उसका नाम है NOS, नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप। आप लोगों को अगर नहीं पता था तो ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन बहुत लोगों को ये बात पता होती है। इसका फायदा जो है NOS का, ये टोटल कितने लोगों को मिलती है? मनोज भाई, जो स्कॉलरशिप स्कीम है, नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम, 2 तरह का, मतलब SC और ST कम्युनिटीज को मिलता है। उसमें थोड़ा, और बाकी नॉन SC बैकग्राउंड लोगों को भी मिलता है, उसका मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप जो है अभी रिसेंटली नहीं स्टार्ट किया है, 1955 में से है, बट उसका ज़्यादा तरह इन्फॉर्मेशन नहीं है लोगों को। तो नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप का पहला है कि SC स्टूडेंट्स को 125 अवार्ड्स है
125 में 115 एससी स्टूडेंट्स के लिए, 115 जो है वो एससी स्टूडेंट्स के लिए है। उसमें 6 अवार्ड्स में 6 अवार्ड्स डिनोटिफाइड ट्राइब जो है, कुछ जगह वो क्रिमिनल ट्राइब भी बोला जाता है, तो उन लोगों के लिए 6 अवार्ड्स है। 4 जो अवार्ड्स है लैंडलेस फार्मर्स जो है उन लोगों का बच्चे लोग को, जो लैंडलेस लेबरर्स है उन लोगों का बच्चे लोगों को मिला जाता है। और आर्टिशंस जो है, जो कुछ भी समुदाय से आए बट वो आर्टिशन रहे तो उन लोगों के लिए 4 है। तो मतलब गरीब रहे, हाँ गरीब किसी भी जाति से है। और फिर एसटी स्टूडेंट के लिए जी, एसटी स्टूडेंट्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इम्प्लीमेंट करता है 20 अवार्ड्स। तो एससी स्टूडेंट के लिए 125 है, उसमें से 115 जो है वो सिर्फ एससी स्टूडेंट के लिए है, जिनका उसमें जो लिमिटेशन है वो ये है कि आपका इनकम एक फिक्स अमाउंट रहना चाहिए, वो बताते हैं अभी। उसमें से बाकी जो बच गया 10, उसमें से 6 जो है वो नोमैटिक ट्राइब के लिए है। और हालांकि इसका जो लिंक है वो यहाँ पर नीचे में आपको दिख रहा होगा, वहां पर पूरा जाकर डिटेल में पढ़ सकते हैं, लेकिन मोटा मोटी तौर पर ये है 4 पोस्ट ऐसे हैं जिसके लिए किसी भी जाति का आप हो सकते हैं, लेकिन उसमें आपका गरीब वर्ग से संबंधित होना अनिवार्य होता है। ये जो इनकम कैटेगरी है उसको भी यहाँ पर हम लोग डाल दिए रहेंगे, उसको आप देख लेना। तो ये मोटा मोटी तौर पर हिसाब किताब है। आश्चर्य की बात ये है, आपको भी शायद आश्चर्य की बात लगे, कि कब से शुरू हुआ है? 1955। 1954 और 55 एकेडमिक ईयर से स्टार्ट हुआ है जो। हाँ, लेकिन आपको क्या इसके बारे में पता था इससे पहले? खास मुझे पता है कि इसमें से ज्यादातर जो स्टूडेंट्स जिन्होंने इसका फायदा उठाया है वो ज्यादातर महाराष्ट्र से होते हैं, लगभग 80-90%, अगर मैं गलत ना हूं तो। उसमें से भी एक शहर के नागपुर से ही ज्यादातर, क्योंकि उनको मतलब वहां पर बहुत बड़ी बड़ी आंदोलन हुए हैं डॉक्टर अंबेडकर के कारण भी लोगों के अंदर एक समझ भी है, लेकिन बाकी राज्यों में नहीं है। तो बाकी राज्यों के जो एससी स्टूडेंट है, जो गरीब वर्ग के स्टूडेंट है, वो लोग भी ध्यान दें, और खासकर जो मतलब बहुत रूरल बैकग्राउंड से हैं, कि ये एक स्कीम चल रहा है, अगर आप इसको यूज नहीं करेंगे तो सरकार खुद वो पैसा खा सकती है, और खाती भी होगी, इतने सालों से खा भी रही होगी, किसको पता है, सरकारी व्यवस्था ऐसे ही काम करती है। तो आई होप कि ये जो जानकारी मिल रही है आपको, आप इसके बारे में बहुत अच्छे से समझ और बनाएं, और हो सकता है कि आगे भी हम गांव-गांव में जाकर इसके बारे में, स्कीम के बारे में और बात करें, ताकि इसकी जो संख्या है 125, मुझे लगता है इसको 1 लाख से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है, इतने गरीब लोग हैं, इतने मार्जिनलाइज कम्युनिटी से आने वाले लोग हैं, इतना सीट पर्याप्त नहीं है। बाकी आते हैं फिर से अभी ये जो जितनी सीटें हैं उसके बारे में और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है उसके बारे में बात करने के लिए। तो अभी ये जितनी सीटें हैं इसमें 2-3 आई थिंक मुख्य रिक्वायरमेंट जो है, पहला एज कितना होना चाहिए, दूसरा आपका मिनिमम इनकम कितना होना चाहिए, कौन अप्लाई कर सकता है, टाइमलाइन क्या होता है कि कौन सा महीने में अप्लाई करना होता है, कब उसका एक्सपायरी डेट होता है। एनओएस एससी के लिए 8 लाख इनकम रहना जरूरी है, उससे ऊपर किसी का मतलब फैमिली इनकम रहेगा। फैमिली मतलब फॉर एग्जाम्पल अशोक अप्लाई कर रहा है, मैं अप्लाई कर रहा हूँ एनओएस एमएसजेई के लिए, तो मेरा पेरेंट्स का और मेरा इनकम मिलके 8 लाख का विद इन रहना है, उससे ऊपर रहेगा तो मैं इनएलिजिबल कैंडिडेट हूँ। ओके, और एसटी स्टूडेंट के लिए? एसटी स्टूडेंट के लिए ये 6 लाख रहना चाहिए, मेरा और मेरा फैमिली का इनकम पूरा मिलके 6 लाख रहना है। और मार्क्स का बात करेगा तो एनओएस एससी के लिए मार्क्स 60% रहना जरूरी है। तो ये बात आपको बहुत जरूरी है ध्यान में रखना है कि ये जो स्कॉलरशिप है वो बैचलर्स प्रोग्राम के लिए नहीं है। एससी स्टूडेंट के लिए वो मास्टर कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, उसको स्कॉलरशिप मिलेगा। एसटी स्टूडेंट के लिए वो लोग मास्टर कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं और पोस्ट डॉक भी कर सकते हैं, और ये किसी भी विषय में कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि साइंस में हो, किसी भी विषय में कर सकते हैं। तो एसटी स्टूडेंट के लिए 55%, बाकी स्टूडेंट्स के लिए 60% मिनिमम। और फिर मान लो उसका इनकम जो है बताया अभी अशोक ने, जैसे कि 8 लाख मैक्सिमम होना है एक फैमिली का, एससी फैमिली का, एसटी फैमिली का 6 लाख, उससे ज्यादा ना हो। एज लिमिट क्या है? अप्रैल 1 तक उसका एज रहना चाहिए, उसका जो कोई भी जेंडर है उनका एज होना चाहिए 35 का। ओके, विद इन 35, नॉट अबाउट या अंडर 35। सेम जाता है एनओएस एसटी के लिए भी, बट जुलाई 1 का वो ये लेता है मेजरमेंट, तो 35 का अंदर एज रहना जरूरी है। मुझे लगता है आप में से ज्यादातर लोग जो इसको देख रहे होंगे उनका एज 35 से नीचे ही होगा, तो
जो मास्टर करने के लिए, पीएचडी करने के लिए, पोस्ट डॉक करने के लिए जा रहे हैं, चाहे एससी से हो, एसटी कम्युनिटी से हो, अधिकतम एज है वो 35 है, तो 35 नंबर याद रखना, 35 मैक्सिमम एज है। अगेन इसका जो लिंक है वो यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया रहूंगा, यहाँ पर आपकी स्क्रीन में भी दिख रहा होगा, तो आप उसमें भी जाके सर्च कर सकते हैं, अपना पढ़ाई कर सकते हैं। थोड़ा मेहनत करेंगे तो समझ में आ जाएगा हम जो चीज़ बोल रहे हैं वो सब चीज़। उसके बाद भी कुछ क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं। फिर अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि आपको कब अप्लाई करना चाहिए, वो डेट कब शुरू होता है एनओएस का। दूसरा, उसके लिए क्या क्या जरूरी होता है, कि आपको पहले एडमिशन पाना होता है अमेरिका या विदेश के किसी भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, या बिना आपको वहाँ का ऑफर लेटर मिले हुए अप्लाई कर सकते हैं। तो अशोक उस पर बताना आप। तो जो डेट मतलब नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप का एससी और एसटी का पोर्टल कब ओपन होता है बताएंगे। तो ये स्कॉलरशिप के लिए डेडिकेटेड एक वेबसाइट ही है मिनिस्ट्रीज का अंडर। तो जो एनओएस एससी है उसका डेट ओपन होता है 15 फरवरी एवरी ईयर, और वो ओपन होके मार्च 31 तक एप्लीकेशंस लेता है। आदिवासी स्टूडेंट के लिए मई या जून के बीच में आप फिर भी उस, अगर मई जून नहीं भी है ना, फिर भी आप उस वेबसाइट में जाकर देखते रहे, अगर कोई अपडेट होगा तो। जैसे अभी हम 2023 में ये वीडियो बना रहे हैं, हो सकता है आने वाले समय में वो टाइम लेंथ जो है वो बदल जाए। और एससी स्टूडेंट के लिए फरवरी के में शुरू होता है और मार्च के एंड में खत्म होता है। उसमें अप्लाई करने के लिए किसका एप्लीकेशन ज्यादा स्ट्रांग होगा, या उनको क्या उसमें तैयारी करनी होगी, या क्या उनको चाहिए होगा? ये एक है कि ऑफर लेटर, राइट, यूनिवर्सिटी एडमिशन ऑफर लेटर जरूरी नहीं है, मतलब मैंडेटरी नहीं है। वो ऑफर लेटर रहता है और अच्छा यूनिवर्सिटी से रहता है। फॉर एग्जांपल एनओएस एससी पहुंचता है टॉप क्यूएस रैंकिंग 500 से। क्यूएस रैंकिंग का मतलब क्या होता है? मतलब जो यूनिवर्सिटीज अच्छा रैंकिंग ईच ईयर क्यूएस रैंकिंग जो दिया जाता है एजेंसी, वो रैंकिंग का 500 में जो यूनिवर्सिटीज है, और उनके पास ये लिस्ट रहता है सरकार के पास, वो लिस्ट रहता है जो स्टूडेंट्स ये कर रहे हैं, मतलब अप्लाई कर रहे हैं। और एनओएस एसटी का 1000 क्यूएस रैंकिंग 1000 तक है। ओह नाइस। तो क्यूएस जो रेटिंग्स है यूनिवर्सिटी का, जितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं उनका लिस्ट सरकार के पास या मंत्रालय के पास रहता है। आप जब अप्लाई कर रहे हैं तो ज्यादा आपका एप्लीकेशन ज्यादा स्ट्रांग रहेगा जब आपके पास पहले से ऑफर लेटर है। और हालांकि जैसे वो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको पहले अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इतने सारे मतलब इतने छोटे मतलब सीट्स हैं, 100-125 सीट्स वो बहुत नहीं होते हैं करोड़ों अरबों की आबादी वाले देश में। तो आपको पहले अप्लाई करना चाहिए। आपको यूनिवर्सिटीज़ के बारे में कैसे अप्लाई करते हैं और कहाँ पर आपके चांसेस ज़्यादा है, वहाँ पर अप्लाई करने की प्रक्रिया क्या है, उसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा कि कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे चुनते हैं। आप जो विषय की पढ़ाई करना चाहते हैं उस पर रिसर्च कीजिए कि उसी सब्जेक्ट की पढ़ाई कौन सी यूनिवर्सिटी में होती है, कौन से शहर में होती है, इस तरीके की तमाम चीज़ें। तो 500 बहुत लंबा लिस्ट है, 1000 यूनिवर्सिटी भी बहुत लंबा लिस्ट है। आपको किसी एक यूनिवर्सिटी में पाना है, ठीक है, आपको बहुत सोचना नहीं है। तो उसमें से कोई लिस्ट में अगर आपका रहेगा तो आपका एप्लीकेशन स्ट्रांग लगेगा। 60% मिनिमम है, ज़्यादा पाएंगे तो और अच्छा रहेगा, आपका एप्लीकेशन स्ट्रांग लगेगा। एक और बात कि आप में से बहुत सारे जो दर्शक हैं, दोस्त हैं जो देख रहे हैं, वो ये पूछते हैं कि क्या इस एनओएस को पाने के लिए, ये जो स्कॉलरशिप है उसको पाने के लिए कोई परीक्षा दिलाना पड़ेगा, कोई एंट्रेंस परीक्षा होगा या किसी तरीके से चयन किया जाएगा, और क्या आपको टोफेल, आइलेट्स या जीमेट किसी तरीके का एग्जाम दिलाना पड़ेगा? तो अशोक बता रहा था कि आपको किसी तरीके का कोई एग्जाम नहीं दिलाना है, ना ये मैंडेटरी है कि आप जीआरई और जीमेट और टोफेल, आइलेट्स ये तमाम चीज़ें हो। हालांकि इन सब चीज़ों की जरूरत कब होती है? किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने के लिए आपका एप्लीकेशन और स्ट्रांग होता है, बट ये अनिवार्य नहीं है, मैंडेटरी नहीं है किसी भी तरीके से। फिर मेरा अगला सवाल है अशोक कि इस स्कॉलरशिप के लिए, हालांकि ये रिजर्वेशन बेसिस पर है, क्या इसके अंदर लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए या फिर जो डिसेबल है उनके लिए अलग से इसमें कुछ कोटा है जिससे उनको फायदा पहुंचता हो? या तो पर्टिकुलरली जो फीमेल स्टूडेंट्स आते हैं दलित आदिवासी समुदाय से, उन लोगों के लिए 30% रिजर्वेशन है दोनों, मतलब एनओएस एससी और एनओएस एसटी में। तो और एक एनओएस एसटी में ये है जो पीवीजीटी, जो बहुत पीछे है, मतलब सोशली और फाइनेंशियली आदिवासी समुदाय में कुछ कम्युनिटीज, तो उनके लिए 3 और सीट भी रिजर्व है। पीवीजीटी कम्युनिटीज जो माना जाता है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप बोल के बोला जाता है, पीवीटीजी। तो 3 अवार्ड्स उसमें है एनओएस एसटी के लिए।
अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है वो 50-50 होना चाहिए, क्योंकि दुनिया की आबादी तो 50% है महिलाओं की, और जो डिसेबल लोग हैं कई बार उनको भी इग्नोर कर देते हैं कि जो और कई तरीके से वल्नरेबल है, तो उनके लिए भी कुछ रिजर्वेशन है इसमें। तो आप प्लीज़ डिटेल उसमें जाके देख लेना। जैसे मैंने पहले बताया था, अगर आप यहाँ से वीडियो शुरू कर रहे हो कि मैं इसका लिंक दे दिए रहूँगा, आपकी स्क्रीन में भी दिख रहा होगा। चैनल से जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाए रहना, ताकि इस वीडियो को आप शेयर कर सके। इस वीडियो की दूसरी कड़ी भी आएगी, जो सिर्फ इंडिया के अंदर जो सिस्टम है स्कॉलरशिप का, मास्टर, पीएचडी, बैचलर्स के लिए या जिस भी चीज़ के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो उस वीडियो को भी देखना मत भूलना। एक और बात की, बहुत सारे दोस्त जो मेरे चैनल को देख रहे हैं, मुझे पता है कि बांग्लादेश से, पाकिस्तान से भी देखते हैं और सऊदी अरबिया से भी देखते हैं, तो मुझे बहुत नहीं पता है वहाँ की स्कॉलरशिप का। एंड होपफुली हम लोग थोड़ा रिसर्च करेंगे कि क्या वहाँ पर भी कुछ स्कॉलरशिप का ऑप्शन है, तो आप लोगों के साथ शेयर कर सके। एक और बात कि अशोक जो है वो, इसका मूल भाषा नहीं है हिंदी, और वो हिंदी में उसने हमारा पूरा जो भी इंटरव्यू दिया, जानकारी दिया। बहुत यंग और डेडिकेटेड व्यक्ति है अशोक, जितना मैंने इसको जाना है थोड़े समय में। तो बहुत मतलब आपको पता भी नहीं चला होगा कि उसको हिंदी आता है या नहीं आता है, लेकिन मुझे लगता है बड़ी बात है हिंदी में बात रखना, हिंदी में ऐसे लोगों की मदद कराना। सो थैंक यू थैंक यू। वीडियो लंबा इसलिए बना रहे हैं कि आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट वीडियो, ज़्यादातर इन्फॉर्मेटिव चीज़ें इसमें है, ये मनोरंजन बस के लिए नहीं है, ये आपका भविष्य भी बदल सकता है। इसीलिए तो एक बात मैंने जो नोटिस किया है कि मैंने बहुत लोगों को देखा है, बहुत मास्टर, पीएचडी, दुनिया भर के स्कॉलर को हमने होस्ट किया है, हमारे घर रुके हैं, मैंने आते जाते लोगों को देखा है। बट आई थिंक कुछ चीज़ें होती है जिसका होना ना सामाजिक तौर पर बहुत बड़ी बात होती है। तो अशोक को मैंने देखा है, बहुत फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता है, और जितने भी यहाँ के स्कॉलर, प्रोफेसर है, उनसे बात करता है, चाहे वो हिचकिचाता नहीं है, शर्माता नहीं है, वो गलतियाँ करता है तो बहुत उसके बारे में सोचता नहीं है। तो मुझे लगता है ये अच्छा चीज़ है जो मैंने अनुभव किया। आपको भी ये करना चाहिए कि ये जो हिचक है इंग्लिश का, उसको भूल के आप जितना बोल सकते हो, जहां भी बोल सकते हो बोलो। आप गलती करोगे, गलतियों से सीखोगे। चाहे SC ST स्टूडेंट है या जो भी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से आने वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए आई थिंक अशोक जैसे लोग इंस्पिरेशन हैं। समाज को कुछ देना भी चाहते हैं, कुछ बन भी गए हैं, और कैसे आप इन अपॉर्चुनिटीज को दूसरे जगह में भी, जहां पर शिक्षा का अभाव बहुत गंभीर रूप से पीछे है, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, इन इलाकों में, या फिर नॉर्थ ईस्ट का इलाका हो, कि वहां पर स्कॉलरशिप के बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। तो आई होप कि ये छोटा सा जो प्रयास है हम लोगों का आगे भी जारी रहेगा, और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अशोक जैसे लोग यहाँ पहुंच सके और अपने लिए, अपने गांव के लिए, अपने घर के लिए, अपने समाज के लिए खुद कुछ कर सके और सबको लेके आगे बढ़ सके। बहुत बहुत शुक्रिया अगेन चैनल में आने के लिए और वीडियो में जुड़ने के लिए। तो चलिए फिर आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आज के इस वीडियो से अशोक ने जो बताया वो जानकारी आपके लिए फ़ायदे का होगा। एंड आई होप कि ये जो जानकारियाँ हैं वो न सिर्फ आपके लिए फ़ायदे का हो, बल्कि आपके आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो भी ये जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसको समझ सके, क्योंकि सरकारें आती जाती रहती है और कौन सा सरकार कब इस सिस्टम को बदल दे। इसलिए ज़रूरी है कि अभी जब ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है तो इसका फ़ायदा लिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी को आप शेयर करें, ताकि हमारे जैसे लोग हैं, अशोक जैसे जो दोस्त हैं जिन्होंने एक मकाम हासिल कर लिया है, वो अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, समाज को देने का काम कर रहे हैं। तो ये जो गिव बैक टू द कम्युनिटी का जो परंपरा है वो आगे भी चलता रहे। तो आई होप कि आपके जो भी और सवाल होंगे वो आप जो वीडियो पार्ट 2 है उसमें भी कर सकते हैं या इसमें भी कर सकते हैं। अशोक का मैं कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी दूंगा, और आप किसी भी तरीके से हमको कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो बेझिझक करिएगा, और जो भी हमसे बन पाएगा, हमारा जो अनुभव रहा है उसके हिसाब से आप लोगों तक जानकारी पहुँचती जाएगी, पहुँचती रहेगी। और चैनल से जुड़े नहीं हो तो जुड़ते हुए जाना और बेल आइकन को दबा दिए रहना, ताकि जब भी हम ये दूसरा पार्ट इसका डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलेंगे अगले वीडियो में अमेरिका की किसी नई जगह को दिखाते हुए और कुछ नई कहानियों का हिस्सा बनते हुए। बहुत शुक्रिया और जोहार।